Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 4 of the chapter 5 Laws of Motion of class 11। इस वीडियो में मैं NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 5 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि इस चैप्टर का जो NCERT टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो रहा है उसका पार्ट 4 है। और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 17 तक NCERT टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स को, जो कि चैप्टर 5 क्लास 11 फिजिक्स का होगा, उसको सॉल्व करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 14, विच इज फिगर शोज द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। व्हाट इज द नंबर ए force on the particle for t is less than 0, t is greater than 4 second, and 0 is less than t is less than 4 second, that is t is greater than 0, 0 is less than t means t is greater than 0 and t is less than 4, मतलब 0 से 4 सेकेंड के बीच में कितना फोर्स होगा, इसका ये कंडीशन का मतलब यही हुआ। टाइम 0 to 4 सेकेंड के बीच में पार्टिकल पर क्रियाशील फोर्स, पार्टिकल पर एक्ट करने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। और बी पार्ट में इस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट में इम्पल्स आवेग एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, दो टाइम पर t इक्वल टू 0 यहाँ होगा और टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड। यहाँ देखिए 4 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन 4 सेकेंड पर 3 मीटर है, जो कि यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ में पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इन विच position is indicated represented along y plus y axis, as position is represented by the symbol x which is measured in meter। पोजीशन को y plus y axis के along रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको कि x सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है पोजीशन को, और जिसको मीटर में मेजर किया जाएगा। तो एलोंग पॉजिटिव y एक्सिस पोजीशन है और एलोंग पॉजिटिव x एक्सिस टाइम है। तो टाइम के साथ जो पोजीशन का वेरिएशन है पार्टिकल का, तो इस वेरिएशन को हम xt ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ कहेंगे। और पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर 3 में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, जो हम लोग कर चुके हैं, देख चुके हैं, उसको डिस्कस किया जा चुका है। अब इसमें देखा जाए कि पार्टिकल पर व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t इज लेस देन 0। जब टाइम लेस देन 0 है, मतलब टाइम को निगेटिव यहाँ शो कर रहा है ग्राफ में, इधर 0 के राइट साइड में दाहिनी ओर टाइम पॉजिटिव और इधर टाइम नेगेटिव है। हालांकि टाइम नेगेटिव यूजुअली होता नहीं है, लेकिन इस फिगर में शो किया गया है कि स्टार्टिंग जो टाइम है उसके पहले का सिचुएशन। तो देखिए टाइम इज लेस देन 0 होने पर जो ग्राफ का पोजीशन है, ग्राफ देखें हम, ये ग्राफ इधर ये थोड़ा सैडेड पोर्शन, ग्राफ का सैडेड पोर्शन छायांकित भाग है, जो कि ये बतला रहा है कि टाइम के साथ जब टाइम 0 से कम है तो उस सिचुएशन में पार्टिकल का पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये जो सैडेड लाइन है t इज लेस देन 0 को रिप्रेजेंट करने वाला, वो हॉरिजॉन्टल पार्ट है। मतलब टाइम तो बढ़ा, टाइम के साथ टाइम जो है 0 से निगेटिव से 0 की ओर टेंड कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो चेंज होगा तो वो प्लस y एक्सिस के एलोंग होगा, तो वो चीज़ हो नहीं रहा है। तो पार्टिकल रेस्ट में है, जब पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर जो एक्ट करने वाला फोर्स है वो 0 है। तो इस पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट का, पार्ट ए का जो पहला पार्ट है कि 40 लेस देन 0 फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इक्वल टू 0, फोर्स इक्वल्स टू एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0 फॉर t इज लेस देन 0। एक पार्ट का आंसर हो गया। जो पहला पार्ट है ए, स्मॉल ए, उसका एक पार्ट का आंसर हुआ। अभी एक चीज़, जो 3 कंडीशन है टाइम का, t इज लेस देन 0, t इज ग्रेटर देन 0 और t 0 इज लेस देन t इज लेस देन 4 सेकेंड, मतलब टाइम का वैल्यू 0 से t इक्वल टू 0 to 4 सेकेंड के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा उसको भी मालूम करना है। तो नाउ फॉर t इज लेस देन 0 फोर्स इज 0, नाउ फॉर t इज ग्रेटर देन 0 तो फोर्स एक्टिंग। अब देखिए t इज ग्रेटर देन 0, t इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये t इज ग्रेटर 0 से ज़्यादा,
अब देखें ये लाइन ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका स्लोप पॉजिटिव है और ये ऑरिजिन से पास हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब कोई ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑरिजिन से पास करे और स्ट्रेट लाइन हो, इसका मतलब है स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन, वहाँ जो मोशन है वह यूनिफॉर्म है, का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करेगा। और टाइम देखिए टी 4 सेकेंड पर, यहाँ जब टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड है, यहाँ टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड है, तो उसमें जो पोजीशन है पार्टिकल का वह 3 मीटर है। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन गिव्स द पोजीशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जीरो से फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो पार्टिकल मूव्स विथ द स्लोप ऑफ द पार्टिकल लाइन ओ ए इज पॉजिटिव, सो पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज tan थीटा। इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसका स्लोप ले लेंगे इस लाइन का, tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 3 है 0 to 3 सेकेंड, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 मीटर हो जाएगा, और ये 4 सेकेंड है 0 से यहाँ तक का, ये 4 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा, ये चीज़ 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन जो है पैरेलल है, ये यहाँ से जो है इसको मिलाए हैं, ज्वाइन किए हैं वाई एक्सिस से, तो ये पैरेलल है इसके एक्सेस, टाइम एक्सिस के लॉन्ग जो लाइन है उसके पैरेलल है, इसलिए ये 3 मीटर है, तो ये 3 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 सेकेंड पर 3 मीटर है, तो यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पर पार्टिकल मूव्स विथ पार्ट बी का जो आंसर हो गया, माने ए का जो दूसरा पार्ट है, ए का ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, अब ए का सेकेंड पार्ट का आंसर होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ओ ए, straight line OA is tan theta and it gives velocity, uniform velocity होगा tan theta equals to perpendicular upon base, ये 3 हो गया, परपेंडिकुलर बेस हो गया 4 सेकेंड, 3/4 सेकेंड, कहीं भी माने इस OA लाइन के लॉन्ग O से A तक कहीं भी, मतलब 0 से 4 सेकेंड के अंदर में कहीं भी पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, स्लोप पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, इसलिए ये 3/4 दैट इज 0.75, और ये वेलोसिटी देगा, tan थीटा गिव्स द वेलोसिटी, इट इज वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इक्वल टू 0.75 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया t इज ग्रेटर देन फॉर t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड, फॉर t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड ये सिचुएशन हो गया 0.45 मीटर पर सेकेंड। फॉर t इज ग्रेटर देन फॉर t इज लेस देन ग्रेटर देन, ये हो गया 0 से लेकर के t, 0 से लेकर के t इज ग्रेटर देन 0 टू t इज ग्रेटर देन 0 एंड फिर t इज स्मॉलर देन 0 4 सेकेंड, दैट इज 0 से 4 सेकेंड के अंदर ये हो गया ये सिचुएशन। तो सेकेंड पार्ट का, और फॉर t इज ग्रेटर देन 0, और t इज ग्रेटर देन 0 के केस में t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड के केस में पार्टिकल फिर से यहाँ पर देखिए रेस्ट में है कहीं भी, तो इसलिए तो ये जो पार्ट है स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए इजकल टू tan थीटा 3/4 0.75 ये भी हो गया, दैट इज v इजकल टू 0.75 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया फॉर रीजन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करेगा किस रीजन में, वो रीजन होगा 0 इज लेस देन t इज लेस देन 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड के बीच में, ये हो गया 0 इज लेस देन t इज लेस देन 4 सेकेंड। तो यहाँ पर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का 0 होगा, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, पार्टिकल का यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का जो होगा 0 होगा, इसलिए फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन दिस रीजन ओ इज ऑल्सो 0। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल फॉर 0 इज लेस देन t लेस देन 4 सेकेंड इज 0, force again 0, force acting on the particle for 0 is less than t is less than 4 second is 0, again 0, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने से उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, इसलिए एक्सेलरेशन उसका 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। नाउ फॉर t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड, यहाँ पर देखिए अब t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड में क्या है कि पार्टिकल कोई भी टाइम हो, अगर 4 सेकेंड से ज़्यादा कोई भी टाइम होगा, 5 सेकेंड 6 सेकेंड जो भी हो, 8 सेकेंड 12 सेकेंड कहीं भी, तो पार्टिकल हमेशा उसी पोजीशन, मतलब उसका पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट में है।
कहीं भी कोई भी टाइम लेंगे तो देखिए ये पैरेलल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से है, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल कोई भी टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पार्टिकल का पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि पार्टिकल फिर से एक बार रेस्ट में है, जैसा कि 0 से t<0 में था, 0 के पहले, 0 सेकेंड के पहले t<0 इस पार्ट में था, इसको दिखाया गया है शेडेड लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो यहाँ भी वही बात है, कोई टाइम बढ़ रहा है लेकिन पार्टिकल के पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, पार्टिकल का पोजीशन में जब चेंज नहीं होगा तो पार्टिकल रेस्ट में होगा, तो उस पर एक्ट करने वाला जो फोर्स होगा वो 0 होगा। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 फॉर, ये पार्ट 3 हो गया इसका। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल फॉर t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज फोर्स, सिंस द पार्टिकल इज इन रेस्ट, सो distance covered by the particle is 0, so force acting on the particle is also 0. Force acting on the particle is 0, that is since the particle is in rest in this part throughout, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस हमेशा हर जगह 3 मीटर ही होगा इस लाइन के अलोंग। since particle is in rest in this portion, particle is in rest. नाउ इस पार्ट बी, इम्पल्स मालूम करना है। इम्पल्स होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। अगर लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स किसी बॉडी पर, किसी पार्टिकल पर स्मॉल टाइम के लिए एक्ट कर रहा है तो फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स मालूम करना है, और इम्पल्स का एक और फार्मूला होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी। तो नाउ इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू, इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है उस समय इम्पल्स। अब हमको देखना होगा कि t इक्वल टू 0 के पहले क्या स्थिति है। t इक्वल टू 0 के पहले पार्टिकल रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब इसके यहाँ t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद पार्टिकल का स्लोप पॉजिटिव हो गया है, यूनिफॉर्म मोशन है 0 से t, तो यहाँ इनिशियल स्पीड जो पार्टिकल का होगा इस केस में t के पहले जस्ट देखेंगे तो 0 है, इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0। और फाइनल स्पीड अब t पर देखेंगे, t के जस्ट बाद, तो देखिए ये स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्लोप देता है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, तो वेलोसिटी इज 0 पॉइंट, कहीं भी ओ से तक जो वेलोसिटी होगा तो इस लाइन का स्लोप देगा tan थीटा, जिसको हमने मालूम किया है tan थीटा 3/4 0.75, दैट इज दिस स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ दिस लाइन वे गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो कि यहाँ पर 0.75 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा 0.75 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर इम्पल्स एट t इक्वल टू 0 is given by impulse I इक्वल टू, इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, I वेक्टर इसका सिंबल होता है, कैपिटल I वेक्टर, तो इसका मॉड हो गया चेंज इन मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, दैट इज एम भी माइनस एम यू, चेंज इन मोमेंटम हो गया, m कॉमन हो गया यहाँ, v माइनस यू, दैट इज m इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, मास ऑफ द पार्टिकल इज 4 kg इन द प्रॉब्लम, तो m की जगह 4, v इक्वल टू 0.75 माइनस u इक्वल टू 0, दैट इज 4 इंटू ये हो गया 0.75 माइनस 0, दैट इज 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 3.00, दैट इज 3 kg, इसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर, फोर्स इंटू टाइम है kg, और चेंज इन मोमेंटम क्या है तो kg मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, अदर यूनिट इज फोर्स इंटू टाइम है तो न्यूटन सेकेंड, ns, नहीं तो चेंज इन मोमेंटम है तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। नाउ इसका पहला पार्ट का ये बी का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट का आंसर में हम देखें कि इम्पल्स कहाँ पर मालूम करना है, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर, तो इम्पल्स एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, यहाँ पर भी वही बात होगी, इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमें देखना होगा। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, अब देखें हम यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर एक जस्ट पहले देखना होगा, जो कि हमारा 0.75 यूनिफॉर्म मोशन है उसे तक, तो एक जस्ट पहले जो वेलोसिटी है पार्टिकल का 0.75 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एक जस्ट बाद पार्टिकल रेस्ट में आ गया, चूँकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन पार्टिकल जो है 3 मीटर डिस्टेंस पर ही रुकी हुई है, उसमें कोई पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। तो जस्ट आफ्टर ए स्पीड इज जो फाइनल, जस्ट आफ्टर ए हम फाइनल स्पीड इसका पार्टिकल का कंसीडर करेंगे, जो कि 0 है, लेकिन उसके पहले एक ही जस्ट पहले पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है वो से तक
जो u इजकल टू 0.75 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी हो गया 4 सेकेंड के जस्ट पहले, लेकिन 4 सेकेंड के जस्ट बाद जो वेलोसिटी है पार्टिकल का टाइम के साथ डिस्टेंस में पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। टाइम बढ़ने के साथ साथ पोजीशन हमेशा, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7, लेकिन पार्टिकल का पोजीशन 3 मीटर ही है। देयरफॉर इम्पल्स एट 4 सेकेंड इज अगेन एम वी माइनस एम यू, डेट इज एम को ब्रैकेट कॉमन कर लेते हैं, v माइनस यू, तो m इज 0.75, m इज 0.75 मल्टीप्लाइड बाई v जीरो एंड u इज 0.75। ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। डेट इज ये मास इज 4 kg, मास ऑफ द पार्टिकल इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इंटू 0 माइनस 0.75, क्योंकि इनिशियल स्पीड वेलोसिटी 0.75 है और फाइनल 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल रेस्ट में है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। डेट इज माइनस, ये हो गया माइनस 4 इंटू 0.75 मीटर पर सेकेंड, डेट इज अगेन 3.00 kg मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड, डेट इज माइनस 3 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इम्पल्स इन दिस केस। ये 4 है, मास इज 4 kg मल्टीप्लाइड बाई 0.75, माइनस है इसलिए कि फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल का 4 सेकेंड के बाद 0 हो जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। The problem is a horizontal force of 600 Newton pulls two masses 10 kg and 20 kg lying on a horizontal table which is frictionless connected by a light string। दोनों ब्लॉक 2 masses है 20 kg और 10 kg का, इसको एक हल्की डोरी से हल्की स्ट्रिंग से इसे कनेक्टेड किया हुआ है और यहाँ 10 kg मास पर राइट डायरेक्शन में 600 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस? डज द आंसर डिपेंड ऑन विच मास इन द पुल सप्लाइड? क्या ईच केस में प्रत्येक अवस्था में दोनों मासेस को कनेक्ट करने वाली डोरी स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ है, ये टेंशन है, इसको कैलकुलेट करना है दोनों सिचुएशन में, फिगर 1 फिगर 2 में। अंतर यही है कि फिगर 1 में 10 kg मास पर 600 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है राइट डायरेक्शन में, जबकि फिगर 2 में 600 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में दोनों कनेक्टेड बॉडीज पर अप्लाई हो रहा है। तो क्या सेकेंड पार्ट में है कि क्या यह आंसर, इसका जो टेंशन इन द स्ट्रिंग उसका वह निर्भर करेगा कि किस एंड पर, किस ब्लॉक पर, माने किस ब्लॉक पर मतलब लेफ्ट साइड में या राइट डायरेक्शन में, माने किस ब्लॉक पर, मतलब 10 kg ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई हो रहा है या 20 kg ब्लॉक पर। तो क्या यह आंसर इस पर डिपेंड करेगा? तो देखना होगा कि दोनों सिचुएशन में टेंशन का वैल्यू अगर सेम आता है तब तो आंसर इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर डिफरेंट आता है टेंशन स्ट्रिंग में दोनों कनेक्टेड बॉडीज के बीच में, दोनों संलग्न पिंडों के बीच में जो डोरी है कनेक्टेड, जिस डोरी से कनेक्ट किया गया है, तो उसमें टेंशन का वैल्यू अगर दोनों में के फिगर में अगर सेम आता है तब तो ये आंसर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे 10 kg मास पर फोर्स अप्लाई हो या 20 kg पर अप्लाई हो। लेकिन अगर टेंशन दोनों सिचुएशन में अलग अलग आता है दोनों फिगर में, तो तब तो निश्चित रूप से यह डिपेंड करेगा कि किस मास इंड पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, 10 kg मास इंड पर या 20 kg मास इंड पर। तो इसको नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। सबसे पहले दोनों कनेक्टेड बॉडीज है, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों का एक्सेलेरेशन कॉमन होगा। तो इसका जो एक्सेलेरेशन होगा, इस ब्लॉक का ये होगा राइट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, और इस ब्लॉक का होगा, ये दोनों सेकेंड सिचुएशन में जो एक्सेलेरेशन होगा दोनों कनेक्टेड बॉडीज का, दोनों कनेक्टेड मासेस का जो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, वह लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा। तो कॉमन एक्सेलेरेशन, हालांकि दोनों का वैल्यू सेम होगा क्योंकि फोर्स सेम अप्लाई है और टोटल मास भी जो है 20 + 10 दैट इज 30 kg, और यहाँ भी 20 + 10 30 kg ही है। इसलिए कॉमन एक्सेलेरेशन इन इच केस, कॉमन एक्सेलेरेशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज, टू कनेक्टेड मासेस या टू कनेक्टेड बॉडीज, कॉमन एक्सेलेरेशन ऑफ
टू कनेक्टेड, दोनों संलग्न जो पिंड हैं स्ट्रिंग से कनेक्टेड, टू कनेक्टेड common acceleration of two connected masses which are 20 kg and 10 kg, 20 kg and 10 kg, which is A is equal to, using Newton's second law of motion, acceleration is equal to force upon mass. एक्सेलेरेशन जो त्वरण जिसे हिंदी में कहा जाता है, त्वरण इज इक्वल टू फोर्स बल, और मास को द्रव्यमान, माने त्वरण इज इक्वल टू बल अपॉन द्रव्यमान हिंदी में, और ऐसे एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास, दैट इज फोर्स एफ अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास हो गया एक्सेलेरेशन ऑफ द टू कनेक्टेड मासेस, जो सेम एक्सेलेरेशन होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से दोनों कनेक्टेड है, और फोर्स कांस्टेंट फोर्स अप्लाई है 6 न्यूटन का, यहाँ हो गया 600 न्यूटन, एंड मासेस इज m1 टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2, विच इज m1 प्लस m2 इज 20 kg plus 10 kg, 20 kg, 20 plus 10 that is 600 upon 30, ये कैंसिल हो गया, 320 that is 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलेरेशन ऑफ द टू कनेक्टेड मासेस या टू कनेक्टेड बॉडीज इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो ये कॉमन एक्सेलेरेशन आ गया, ये कॉमन एक्सेलेरेशन है जिसका सिंबल स्मॉल है, त्वरण, कॉमन ओवेनिस त्वरण इसको हिंदी में कहेंगे. Now, considering free body diagram in figure 1, when mass is applied on the 10 kg mass, the 10 kg mass force 600 constant force is applied along right direction. So, considering free body diagram for this mass 10 kg, तो resultant force acting on the 10 kg mass, और टेंशन जो है, टेंशन इसमें फोर्स इधर राइट डायरेक्शन में, तो टेंशन लेफ्ट डायरेक्शन में, और सेकेंड मास के लिए टेंशन ही जो है, क्योंकि यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अलग से नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम पर नहीं है, ऐसे कनेक्टेड बॉडी पर तो 600 न्यूटन है. तो सेकेंड बॉडी का मोशन के लिए क्या होगा कि टी इक्वल टू, यही जो टेंशन होगा, टेंशन के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पर, इसका ये जो कपलिंग है, माने ये जो स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन तो फोर्स इधर अप्लाई करेंगे राइट डायरेक्शन में, टेंशन लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, अप्लाई होगा. लेकिन सेकेंड बॉडी 20 kg के मास के लिए यही टेंशन का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस पर एक्ट करेगा, जो कि टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन. तो फॉर सेकेंड बॉडी 20 kg मास, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ओनली टेंशन, टी इक्वल टू, व्हेन वी कंसिडर फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में अलग अलग बॉडी पर जो अलग अलग फोर्सेस होता है उस पर हम विचार करते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम आसान हो जाता है. तो अलग अलग कितना फोर्स काम कर रहा है 10 kg पर और फिर 20 kg पर, तो इसी को जो अलग अलग, अगर अलग अलग ब्लॉक्स पर, बॉडीज पर, मासेस पर जो फोर्स सेपरेट अगर देखा जाए तो उसे हम फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है. तो फर्स्ट 10 kg मास के लिए हो जाएगा और फ्री बॉडी डायग्राम, कंसीडरिंग फ्री बॉडी डायग्राम इन फिगर 1 विथ 600 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 10 kg, वी हैव रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द 10 kg मास, रिजल्टेंट फोर्स केवल अभी 10 kg मास पर हम फोर्स कंसीडर कर रहे हैं. रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 600 ऑन मास 10 kg इज फोर्स इज 600 न्यूटन, राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है 600 माइनस, लेकिन टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में, 600 माइनस टी इक्वल टू मास इज 10 न्यूटन. रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन की गति का दूसरा नियम का अप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया 600 न्यूटन राइट डायरेक्शन में, लेकिन टेंशन जो है उसके अपोजिट काम करेगा. टेंशन जो है रिएक्शन फोर्स है स्ट्रिंग में, जो उसके अपोजिट काम करेगा यहाँ पर, और फिर यही टेंशन जो है इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी काम करेगा फोर्स इसके, फॉर द मोशन ऑफ 20 kg मास. तो टी 600 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन. तो मास 10 kg पर हम देख रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम, मास 10 है और एक्सेलेरेशन तो कॉमन है, ए इक्वल टू 20 इक्वल टू 200, देयरफॉर टी इक्वल टू, अब टेंशन मालूम हो गया 600 माइनस 200 दैट इज 400 न्यूटन. फर्स्ट केस में जब फोर्स अप्लाई किया गया 10 kg मास पर राइट डायरेक्शन में दाहिनी ओर, तो रिजल्ट है टेंशन इन टू कनेक्टेड बॉडीज 400 न्यूटन. दिस इज आंसर. Now we have in figure 2. Now in figure 2, considering again free body diagram, that is forces acting on
10 kg मास एंड 20 kg मास आर सपोज टू बी सेपरेटली जो फोर्स काम करेगा दोनों मासेस पर। तो अब 20 kg मास पर लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा 20 kg मास पर वो हो जाएगा 600 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में। और रिएक्शन अब का डायरेक्शन, टेंशन जो रिएक्शन फोर्स है स्ट्रिंग में उसका डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगा। लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स है तो राइट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और फिर 10 kg मास के लिए यही टेंशन का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यही टेंशन की इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में 10 kg मास के मोशन के लिए जब देखेंगे तो टेंशन इक्वल टू टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू ए एंड एक्सेलरेशन इज इन each केस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन फिगर 2 रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 600 न्यूटन माइनस टेंशन अपोजिट हो गया 600 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में, तो टेंशन रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द बॉडी इज हेयर 20 kg पर एक्ट कर रहा है और एक्सेलरेशन इज 20 दैट इज 400 और इज देयर फॉर टी इजकल टू, साइड चेंज कर देंगे, टी पॉजिटिव हो जाएगा और टी इजकल टू 600 माइनस 400 दैट इज 200 न्यूटन। तो इस सेकेंड सिचुएशन में जब फोर्स अप्लाई होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स 600 न्यूटन 20 kg मास पर, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग दोनों वही स्ट्रिंग है जो फिगर 1 में है, यहाँ फिगर 2 में केवल फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है। यहाँ 10 kg मास पर फोर्स अप्लाई हो रहा है राइट डायरेक्शन में और यहाँ 20 kg मास पर, लेकिन टेंशन में दोनों में अंतर है, डिफरेंट है। यहाँ 400 न्यूटन है फर्स्ट केस में और इसमें सेकेंड केस में 200 न्यूटन है। तो इसका मतलब है कि आंसर डिपेंड करता है, सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। ये तो टेंशन निकल गया 400 न्यूटन फर्स्ट सिचुएशन में और सेकेंड सिचुएशन में 200 न्यूटन। जब फोर्स से उतना ही फोर्स कांस्टेंट फोर्स 600 न्यूटन का 20 kg मास पर अप्लाई होगा तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 200 न्यूटन। और सेकेंड पार्ट है डज द आंसर डिपेंड ऑन विच मास इन द पुल इज अप्लाइड। तो येस आंसर डिपेंड्स बिकॉज टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, tensions produced in the string in both cases, connecting a string in both cases are different. In first case it is 400 Newton, in second case it is 200 Newton. तो पार्ट बी का आंसर होगा कि yes, the answer depend on which mass in the pull is applied. तो केवल आंसर इसमें होगा सेकेंड पार्ट का। इसके सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा वह yes, ये डिपेंड करेगा फोर्स कि किस मास इन पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो आंसर इज yes, बिकॉज टेंशन प्रोड्यूस इन बोथ केसेस। जब 10 kg मास पर अप्लाई हो 100 न्यूटन 600 न्यूटन फोर्स अप्लाई है तो फोर्स टेंशन जो है टेंशन आया है उसमें 400 न्यूटन। और सेकेंड सिचुएशन में जब उतना ही फोर्स 600 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स 20 kg मास पर अप्लाई हो रहा है तो इसमें जो टेंशन है कनेक्टिंग दोनों मासेस 20 kg और 10 kg दोनों ब्लॉक्स के मासेस हैं दिए हुए, तो उसके बीच का जो टेंशन है वह 200 न्यूटन है। टेंशन अब डिक्रीज कर गया। Now question number 16, which is two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. दो यहाँ मास है, दो बॉडीज है, दो पिंड है, ऑब्जेक्ट्स है। एक का मास m1 इक्वल टू 8 kg प्रॉब्लम में दिया है, दूसरे का m2 इक्वल टू 12 kg। उसको एक लाइट स्ट्रिंग और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, अवितान्य डोरी है, मतलब वेट लटकाने पर उसके लेंथ में, डोरी के लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा उसके डोरी स्ट्रिंग के लेंथ में मास को हैंग करने के बाद। दोनों मासेस को एक लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड करके इस पूरे सिस्टम को, मतलब सिस्टम मीन्स दोनों मासेस प्लस स्ट्रिंग, इसको एक फ्रिक्शनलेस पुली, ये फ्रिक्शनलेस पुली है, इस पर रख दिया जाता है। तो निश्चित है कि जो मास ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा वह बॉडी नीचे जाएगा और जिस बॉडी का मास कम होगा 8 kg वह ऊपर जाएगा। और चूँकि दोनों मासेस एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इसलिए एक्सेलरेशन कॉमन होगा, कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब 8 kg का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में और 12 kg का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी है। एक्सेलरेशन का फार्मूला है डायरेक्ट ए इक्वल टू कॉमन एक्सेलरेशन के लिए m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई g। ये कॉमन एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला हो गया। और टेंशन के लिए भी फार्मूला है। टेंशन के लिए 2m1 m2
2m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g। तो अगर इस फार्मूला में हम अप्लाई कर दें ये जो भी मास दिया हुआ है तो सीधे इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फार्मूला आया है न्यूटन्स लॉ फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब दोनों मासेस का फ्री बॉडी डायग्राम को कंसीडर कर, मतलब 8 kg मास पर कौन कौन से फोर्सेस, नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, और फिर 12 kg मास पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे तो उसको अलग अलग सपोज करके जो रिजल्टेंट फोर्स है और फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके ऑब्टेन किया गया है फार्मूला ये ए और टी का। तो अब हम इसको डायरेक्ट ये वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर न्यूटन्स लॉ को फ्री बॉडी डायग्राम सपोज करते हुए और न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला अगर कम समय में बनाना हो तो डायरेक्ट फार्मूला का यूज किया जा सकता है। नाउ इट इज गिवन m1 is equal to 8 kg, m2 is equal to 12 kg, अब इसका 8 kg मास का हम फ्री बॉडी डायग्राम पर विचार करें। इसमें इसका एक्सेलेरेशन, कॉमन एक्सेलेरेशन सपोज करते हैं ये है दोनों का जो मालूम करना है। लेट ए बी द कॉमन एक्सेलेरेशन ऑफ टू मासेस, दोनों मासेस एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इसलिए एक्सेलेरेशन कॉमन होगा, लेकिन 8 kg का एक्सेलेरेशन अपवार्ड होगा और 12 kg का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगा। तो नाउ कंसीडरिंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बोथ मासेस 8 kg एंड 12 kg and then using Newton's second law of motion. So for upward motion of 8 kg mass, we have for upward motion of 8 kg mass, we have mass SKD, we have टेंशन, क्योंकि मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो निश्चित रूप से टेंशन इसके वेट 8 इंटू जी वेट होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उससे ज़्यादा होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 8 kg मास इज रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू टी माइनस मास इंटू वेट, टेंशन अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, तो टेंशन टी है अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि रिएक्शन है स्ट्रिंग में, और वेट इसका डाउनवर्ड है m1 जी दैट इज 8 इंटू जी। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ m1 इजकल टू 8 इंटू जी इजकल टू मास, हमें मालूम करना है एक्सेलेरेशन, मास हो गया 8 kg एंड एक्सेलेरेशन रिजल्टेंट फोर्स हो गया दैट इज टी माइनस 8 जी इजकल टू 8 इंटू एक्सेलेरेशन ए। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ फॉर considering again free body diagram for 12 kg mass, now motion of the 12 kg mass is along downward direction, so weight of the 12 kg mass is acting downward, vertically downward, नीचे की ओर काम करेगा 12 इंटू जी, m इंटू जी होता है m2 इंटू जी दैट इज 12 इंटू जी, और टेंशन अब यहाँ सपोर्ट की तरफ काम करेगा पुली की तरफ, इसलिए पुली पर जो कुल टोटल फोर्स एक्ट करेगा वह टी प्लस टी दैट इज 2t। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली अगर मालूम करना हो किसी प्रॉब्लम में तो t प्लस टी 2t हो जाएगा। तो नाउ for downward motion of 12 kg mass, for downward motion of 12 kg mass, we have considering free body diagram of 12 kg mass पर, केवल 12 kg mass पर हम रिजल्टेंट फोर्सेस देख रहे हैं कौन कौन से फोर्सेस चेक कर रहे हैं, और रिजल्टेंट फोर्स जो होगा फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे। तो नाउ फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ 12 kg mass, वी हैव रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 12 kg mass। 12 kg मास पर क्रियाशील जो परिणामी बल है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो वेट डाउनवर्ड दैट इज 12 इंटू जी, मास m2 इंटू जी दैट इज 12 इंटू जी, वेट डाउनवर्ड, वेट जो फोर्स होगा 12 kg मास का डाउनवर्ड, लेकिन रिएक्शन टेंशन के रूप में अपवर्ड, तो 12 इंटू जी माइनस टी इजकल टू मास m2 दैट इज 12 इंटू एक्सेलेरेशन यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रिजल्टेंट फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ये हो गया। This is equation 2. Now adding 1 and 2 we can get एक वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ऐड कर देते हैं, प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा। एडिंग 1 and 2 we get एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 we get, देखिए प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो गया, अब 12g माइनस 8g दैट इज 4g, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 4g इक्वल टू, अब यहाँ 12 है प्लस 8 है दैट इज 12 प्लस 8 20 है, देयरफॉर a इक्वल्स टू a इक्वल टू 4 इंटू जी इंटू अपॉन 20। जी का वैल्यू 9.8 ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू, लेकिन बुक में है कि 10 यूज किया जा सकता है फॉर कन्वेनियंस, तो यहाँ पर जी का वैल्यू मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर पुट करता हूँ, ये 20 दैट इज 2 टाइम्स दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4,
तो आंसर इज एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ both connected bodies 8 kg and 20 kg to a string which is weightless and inextensible। मतलब वेट लटकाने पर स्ट्रिंग के लेंथ में कोई चेंज, कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, कोई वृद्धि नहीं होती। नाउ वी कैन ऑब्टेन टेंशन फ्रॉम दिस any of the two equation। now tension equation using one we get, now using one putting the value of a in equation 1 we can get, and ये डायरेक्ट फार्मूला भी हमने बताया है इसमें भी पुट करके, और ये फार्मूला भी इसी ढंग से फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके आया है, लेकिन यहाँ चूँकि न्यूमेरिकल वैल्यू हमने मासेस का रख दिया है तो इस फॉर्म में नहीं आया, लेकिन एक्चुअली अगर M1 M2 सपोज करके चलते तो सेम रिजल्ट यहाँ जो फार्मूला मैंने लिखा है ये आता। तो पुटिंग A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी गेट पुटिंग A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पुटिंग A इक्वल टू small a acceleration of the two connected bodies in equation 1 we get T1 वैसे T इक्वल T minus 8g 8 into 10 equals to T minus 8g is equal to 8 into a, that is T minus 8 into g is 10, 9.8 की जगह 10 लिया into 8, एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 है, 8 into 2 इजकल टू देयरफॉर T इजकल टू 10 into 8 80, उधर जा करके प्लस 80 हो जाएगा, प्लस 80, और ये है 8 into 2 16, 80 प्लस 16 दैट इज 96 न्यूटन। टेंशन भी फोर्स है, न्यूटन आंसर। तो इस ढंग से दोनों कनेक्टेड बॉडीज जो कि स्ट्रिंग से, लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और पूरे सिस्टम को पुली के ऊपर, फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर रख दिया गया, तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन क्योंकि दोनों मासेस एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इसलिए कॉमन एक्सेलरेशन होगा, और टेंशन दोनों का वैल्यू यूजिंग कंसीडरिंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर each mass and then using Newton's second law of motion we get the value of acceleration 2 meter per second square and tension in the strings 96 न्यूटन। और जो फार्मूला डायरेक्ट मैंने यहाँ लिखा है, जो कि अगर जल्दी इसको बनाना है तो सीधे दोनों का वैल्यू पुट कर दें, जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और टेंशन के लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, एंड टेंशन का 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है जिससे कि सेम रिजल्ट इससे आएगा, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करते हुए और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए, कि फ्री बॉडी डायग्राम का यूज भी समझना ज़रूरी है, तो इसको देखते हुए मैंने इस ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अदरवाइज इस फार्मूला से इसका आंसर फिर उतना ही आंसर, सेम आंसर, लेकिन बहुत जल्द मिलेगा इसकी कंपेरिजन में। Now question number 17, which is the final problem of this part 4 also. The problem is a nucleus is at rest in the laboratory frame of reference, so that if it disintegrates into two smaller nuclei, the product must be emitted in opposite directions. एक न्यूक्लियस है जो कि रेस्ट में है, विरामावस्था में है, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, प्रयोगशाला निर्देश फ्रेम में। दो तरह का, दो टाइप का, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which a scattering or collision between 2 particles or 2 masses can take place. तो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकेंड इज सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको CM सिस्टम भी कहा जाता है, C.M. सिस्टम। लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टारगेट न्यूक्लियस होता है, जैसे कि यहाँ न्यूक्लियस है, उसको दूसरा पार्टिकल बम्बार्डिंग करेगा, उसमें जा करके बम्बारी करेगा, कोलाइड करेगा, जैसे कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का यूज किया जाता है बम्बार्डिंग में। तो न्यूक्लियस वह 2 फ्रैगमेंट में, कम से कम 2 फ्रैगमेंट में स्प्लिट कर जाएगा। तो लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम या लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ जिसमें स्कैटरिंग या कोलिजन का स्टडी हम करते हैं।
तो उसमें टारगेट न्यूक्लियस रेस्ट में होता है और कोई दूसरा बम्बार्डिंग पार्टिकल उसमें आकर कोलाइड करेगा, जिससे कि वह फ्रैगमेंट में 2 फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा। और दूसरा सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है या सीएम सिस्टम या सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें कि दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल, जो कोलाइड करने वाले पार्टिकल्स हैं, दोनों का सेंटर ऑफ मास फिक्स होता है। दोनों का सेंटर ऑफ मास फिक्स होता है, पहले भी और बाद में भी, इनिशियली एंड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो उसको हम सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है या सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और लेकिन यहाँ पर लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसमें टारगेट न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस रेस्ट में होगा, और प्रॉब्लम में दिया भी है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस टारगेट न्यूक्लियस रेस्ट में है, और वह जब स्प्लिट करता है 2 फ्रैगमेंट में, तो दोनों फ्रैगमेंट्स, दोनों पार्ट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे। यही शो करना है, यही दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें टारगेट न्यूक्लियस इनिशियली रेस्ट में होता है, तो न्यूक्लियस टारगेट न्यूक्लियस है, ये इसमें रेस्ट में है टारगेट न्यूक्लियस। तो मान लेते हैं कि टारगेट न्यूक्लियस का कोलिजन के पहले मास कितना है, कैपिटल M है, और स्पीड तो रेस्ट में है तो 0 हो गया। तो लीनियर मोमेंटम लेट M इनिशियल मास हो गया, मतलब बिफोर कोलिजन जो टारगेट न्यूक्लियस का मास है वो कितना है, M है। तो लेट M बी द मास ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस before collision, and after collision it splits into 2 masses which are M1 and M2. So write down, let M be the mass of the target nucleus before collision, mass of the target nucleus before collision। जब इसमें कोई बम्बार्डिंग पार्टिकल आकर स्ट्राइक करेगा तो उसके पहले मास M है और रेस्ट में भी है बिफोर कोलिजन, वाइल M1 एंड M2 ये मासेस हो गया दोनों फ्रैगमेंट का। M1 M2 आर मासेस ऑफ 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, टूटा, ब्रेक किया, आर द मासेस ऑफ द स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई। एक बिग न्यूक्लियस का मास है कैपिटल M बिफोर कोलिजन, और जब उसमें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन या दूसरा कोई पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो वह 2 स्मॉल मासेस में स्प्लिट करेगा, जिसका मास M1 और M2 है, और उसका वेलोसिटी हम सपोज कर लेंगे आफ्टर कोलिजन V1 V2। जबकि शुरू में तो सेंटर ऑफ लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो टारगेट न्यूक्लियस रेस्ट में होता है, प्रॉब्लम में भी दिया है रेस्ट, तो वेलोसिटी 0 हो गया शुरू में, V = 0, बट आफ्टर वेलोसिटी आर V1 and V2। masses of 2 smaller nuclei having velocities V1 and V2, a smaller nuclei having velocities हो जाएगा after splitting, having velocities V1 and V2 respectively, velocities V1 and V2 respectively। Now applying conservation of linear momentum, using conservation of linear momentum, we have total momentum of the nucleus before collision is equal to momentum of the 2 nuclei after collision. So using the law of conservation of linear momentum, law of conservation of linear momentum, we have मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जब टारगेट न्यूक्लियस आकर उसमें रेस्ट में है तो 0 होगा। तो मास M इंटू एक न्यूक्लियस है, अभी बम्बार्ड नहीं हुआ है, मैंने बम्बार्डिंग के पहले रेस्ट में है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया मास ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाई स्पीड इज 0, एंड आफ्टर कोलिजन जब उसमें कोई फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल जाकर स्ट्राइक करेगा तो 2 स्मॉल फ्रैगमेंट में स्प्लिट करता है, जिसका मास M1 और M2 है, और वेलोसिटी V1 एंड V2 है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन M इंटू मास इंटू वेलोसिटी, चूँकि टारगेट न्यूक्लियस रेस्ट में है तो मास M इंटू, अभी एक न्यूक्लियस है, अब इसके बाद स्ट्राइक करने के बाद जब उसमें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो 2 फ्रैगमेंट में, 2 न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर गया। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो गया M1 V1 प्लस M2, सेकेंड फ्रैगमेंट का मास M2 हो गया, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, स्प्लिट कर गया,
एक का मास m1 वेलोसिटी v1 और दूसरे का मास m2 वेलोसिटी v2, जबकि शुरू में सेंटर ऑफ मास लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसलिए टारगेट न्यूक्लियस शुरू में रेस्ट में होगा। जैसा कि मैंने बतलाया, दो ढंग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब स्कैटरिंग का स्टडी हम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो दो तरह का, या मैथमेटिकल फिजिक्स में तो दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस या दो तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सेंटर ऑफ मास में कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद जो न्यूक्लियाई होते हैं, कोलाइडिंग पार्टिकल्स होते हैं, उनके सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होता है, जबकि लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोलिजन के पहले जो टारगेट न्यूक्लियस होगा वह रेस्ट में होता है। तो यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दैट इज मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस बिफोर कोलिजन, तो चूँकि न्यूक्लियस रेस्ट में है तो स्पीड 0 हो गया और मास कैपिटल M है, और आफ्टर कोलिजन इट स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियाई m1 and masses m1 and m2 हैविंग वेलोसिटीज v1 and v2। दो हल्के नाभिक में, दो छोटे नाभिक में एक बड़ा नाभिक जिसका मास कैपिटल M था, जो कि शुरू में रेस्ट में था बिफोर कोलिजन, लेकिन कोलिजन के बाद जब उसमें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया तो दो पार्ट में स्प्लिट कर गया, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, वेलोसिटीज हो गया v1 एंड फर्स्ट पार्ट का m1 मास है उसका वेलोसिटी v1, दूसरे पार्ट न्यूक्लियाई उसका वेलोसिटी v2, और LHS 0 हो गया इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल, देयरफॉर m2 v2 इक्वल टू माइनस m1 v1 इक्वल टू माइनस m1 v1 इक्वल टू माइनस m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2, या m2 v2 इक्वल टू माइनस m1 v1, अपोजिट हो गया m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1, मतलब जो पहले पार्टिकल का मोमेंटम है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम होगा, निगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है, और इट इज यही शो करना था कि इफ द न्यूक्लियस इज टारगेट न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू अ स्मॉलर न्यूक्लियाई, द प्रोडक्ट मस्ट बी इमिटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्लियर हो गया कि दोनों का प्रोडक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। m2 v2 इक्वल टू, चूँकि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0, देयरफॉर m2 v2 इक्वल टू माइनस m1 v1, तो दोनों का मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये साबित हो गया, यही शो करना था। और वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का भी निगेटिव साइन v2 इक्वल टू माइनस m1 v1 अपॉन m2, स्पीड के टर्म में भी और ये मोमेंटम के टर्म में, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, और यहाँ निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि दोनों जो सेकेंड न्यूक्लियाई स्मॉलर न्यूक्लियाई, तो उसका वेलोसिटी फर्स्ट जो न्यूक्लियाई है होगा उसके वेलोसिटी के अपोजिट होगा, मतलब दोनों कोलिजन के बाद लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में द प्रोडक्ट मस्ट बी इमिटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में v2 इक्वल टू माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि दोनों का, यहाँ देखिए दोनों का मोमेंटम m2 v2 इक्वल टू माइनस m1 v1, दोनों का मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी भी v2 इक्वल टू माइनस m1 v1 अपॉन m2। और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।